मार्केट जो है वो बिल्कुल फ्लैट से रेड की तरफ आते हुए देखी गई है। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं, फार साइट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नरेश महेश्वरी हैं और ये स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। सर, हमने देखा कि मार्केट में हमने देखा कि स्पीच के अंदर कोई ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं हुई जो मार्केट को एक अच्छा पुश दे सकती थी ग्रीन में जाने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम इनके पिछले 5 बजट की बात करें तो सबसे पहले और या सबसे लास्ट टाइम 2022 में मार्केट ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया था। अदरवाइज बजट डे पे पिछले 5 साल से मार्केट ऑलमोस्ट नेगेटिव या बहुत ही माइल्ड ही क्लोजिंग दिए है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की इसमें 2 धारणाएं हो सकती हैं कि हम मार्केट पे हम खाली शो को नहीं बात कर रहे हैं, हम खाली कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे चेंजेस कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंजों को समझने के लिए लोगों को टाइम लगता है। हमने ये देखा पिछली बार भी मार्केट मान लो रेड में बंद हुई, लेकिन 2 महीने बाद काफी अच्छी हो गई। उससे पिछले साल भी मार्केट रेड में बंद हुई पर 56% रिटर्न दिया। तो मुझे लगता है कई बार जो फाइन प्रिंट्स हैं उनको समझने में टाइम लगता है। लेकिन सर, इतनी गिरावट के मतलब आप देखें, सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 750% की गिरावट है और निफ्टी के अंदर भी तकरीबन 250 से 300% की गिरावट, 250 से 300 पॉइंट की गिरावट है। सेंसेक्स में भी लगभग 750 पॉइंट की गिरावट है। ये काफी अच्छी गिरावट देखने को मिलती है, ये थोड़ी बहुत नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा इसका जो इमीडिएट रीजन है वो है एसटीटी में बढ़ाव। और एसटीटी में कोई माइनर चेंजेस नहीं किए, ये कोई मल्टीपल्स में चेंज हुआ है। लाइक आप अगर देखें तो 1500 से 5000 रुपए, तो इसका मतलब है रफली 250%। तो नेचुरली जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो इससे एवेपोरेट हो जाएगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम जब इस ढंग से खत्म होता है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो बढ़ जाती है, जिसको हम कॉस्ट बोलते हैं। उससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी भी खत्म हो जाएगी। इसके चलते हुए हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसको दोबारा सोचना होगा। गवर्नमेंट का एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि वो मार्केट से स्पेकुलेशन को खत्म करना चाहती है, लेकिन ये इस ढंग से एसटीटी बढ़ाना मुझे नहीं लगता कि इतनी शार्प इंक्रीज मार्केट को एब्जॉर्ब कर पाएगी। और स्पेकुलेशन जो है वो ब्लड है हमारी स्टॉक मार्केट का। वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस स्पेकुलेशन। और एज ए मैटर फैक्ट हेल्दी स्पेकुलेशन हमें रादर क्रिएटिविटी से आगे बढ़ानी चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज ये एक में आने वाले मार्ग का दर्शन भी कराती है। ऐसे में सर मैं बता देती हूँ व्यूअर्स को, एसटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्यूचर ट्रेडिंग पे और ऑप्शन ट्रेडिंग पे इंक्रीज किया है। फ्यूचर पे 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है और ऑप्शंस में किया है, एक फिगर देख लो, ये तो रिकॉर्ड है ना, ऑप्शन में है 0.15। अच्छा ठीक है। और ऑप्शन के लिए 0.10 से बढ़ाकर 0.15% कर दिया है। वैसे फिगर्स में आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, 0 पॉइंट इधर उधर का ही फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बात फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वॉल्यूम की होती है तो एक जरा सा पॉइंट भी जो होता है वो काफी मैटर करता है। इनफैक्ट इस बार उम्मीद थी कि पिछले बजट के अंदर जब फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जो उसका भी रेट बढ़ाया था, इस बार सबको उम्मीद थी कि शायद वो थोड़ा सा उसको वापस करेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर बूस्ट लाने के लिए, लेकिन ये एक नया दाव खेल दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम एसटीटी की फिलॉसफी की बात करें तो जब ये आज से करीब 20 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस समय कंसेप्ट ये था कि जिस पे हम एसटीटी लगाएंगे उस पे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कंज्यूमर के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे। और इन ल्यू ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी को सिंपल बनाने के लिए एक ट्रांजेक्शन टैक्स का कंसेप्ट लाए गए थे। और उस समय ये ऑप्शन था कि आप या लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, चाहे उसका ऑप्शन ले लें या एसटीटी का ले लें। और जो इनिशियल ईयर्स में जब एसटीटी पे भी की गई थी तो बिजनेस इनकम में, बिकॉज उनको कोई डायरेक्टली टैक्स का रिबेट नहीं मिल रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो सेक्शन 8080 में उसको एज एडवांस टैक्स माना गया था। आपके जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनती थी उसमें हम एसटीटी को घटा दिया करते थे। तो धीरे धीरे इस प्रोविजंस को डाइल्यूट करते गए। पहले उसको जो एसटीटी पेड है उसके एडवांस टैक्स की तरह जो बेनिफिट था वो नहीं मिला। उसके बाद आपने एसटीटी के रेट भी बढ़ाने शुरू कर दिए, रेट बढ़ते गए। उसके बाद आपने
जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसकी जो एग्जेम्पशन थी वो भी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद उस पर जो टैक्स लगने लगा वो भी बढ़ता चला गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। अल्टीमेटली ओवरऑल कैपिटल मार्केट क्या है, ये बैरोमीटर है, ये सेंसेक्स का, इंडस्ट्री का, भारत की जो इकोनॉमी है उसको ही दर्शाता है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री, आज हमारी अभी पहले भी चर्चा हो रही थी, अब जितने भी चर्चा हुई है कि इंडस्ट्री लगाने में लोग बहुत रिलेक्टेंट क्यों है। वही हमारा एंटरप्रेन्योर आज इंडिया के बाहर जाके इंडस्ट्री लगा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं लगा रहा। हमारे यहाँ लोग टैक्स देने को तैयार हैं, बट उनको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड दी अनएबिलिटी। हमें पता होना नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट हो रहा है। मतलब चारों तरफ से टैक्स की एकदम से मार पड़ रही है, एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी, बहुत सारे हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम देखिए ब्रॉडर, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो से मैक्रो की बात करते हैं, तो हमारे 4 चैलेंज हैं इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहला है कि डॉलर जिस ढंग से गैल्पिंग स्पीड से बढ़ता जा रहा है उसको कैसे चेक किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम कंट्रोल करें, वो कैसे स्किल सेट दें और कैसे उनको यूज करें। और थर्ड सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है, पैसा नहीं है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहें तो पैसा कैसे आएगा। एंड फोर्थ है कि लोगों को एक मेंटल, इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल वो है कि अब इंडिया आगे राइज करने वाला है, अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू गेट रिवार्डेड। लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम बार बार टैक्स रिजिम को चेंज कर देते हैं, हम खुद ही कहते हैं कि हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमें हर साल टिंकरिंग करने की क्या जरूरत है। अभी लोग किसी ने प्लानिंग बनाई है, इन्वेस्टमेंट करी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, लेकिन अगर आपने टैक्स रेट चेंज कर दिया तो हो सकता है उसकी इकोनॉमी जो बनाई है, जो उन्होंने अपना एक ट्रेड ऑफ किया है, जो उन्होंने ब्रेक इवन निकाला है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाए। और खासकर जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में और जो ऑप्शंस है या फ्यूचर्स है, उनका बेसिक पर्पस है हेजिंग मैकेनिज्म। वो एक रिस्क को बार बार बांटते हैं, तो हमारी मार्केट का जो रिस्क है उसको हटाने के लिए हमें हेजिंग मैकेनिज्म को रादर इंप्रूव करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। लेकिन सर हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले भी पिछले साल यानी 2025 में भी कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग को डिस्करेज भी किया है। कई बार बोला भी है कि ये आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, बड़े पैमाने पे ट्रेड करने वालों के लिए है, बच के रहें, इसमें बहुत रिस्क होता है। मुझे लगता है कि पिछले 2025 में उनकी कई ऐसी स्पीच थी जिसमें उन्होंने इसको डिस्करेज भी करा है एक तरह से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिस्करेज करने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर ये आपने कहा कि हाई वॉल्यूम और ज्यादा लोगों के लिए जिनका ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा एक्सपोजर वाले अगर ज्यादा टैक्स देंगे तो नेचुरली वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। आज उनको क्या जरूरत है कि वो अगर मान लो किसी आदमी को एक्स पोजीशन लेनी है तो वो गिफ्ट सिटी में जाके पोजीशन ले लेगा। आज हमारे इंडिया में 2 सिस्टम चल रहे हैं। अगर मैं गिफ्ट सिटी में निफ्टी खरीदता हूँ तो वहाँ एसटीटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं नॉर्मल डोमेस्टिक में लूंगा तो लगेगी। इसका मतलब है कि अगर हम रिटेल की बात करें या बड़े आदमी की बात करें, वो इशू नहीं है। रिटेल को अगर हमें डिस्करेज करना है तो हमें उसको समझाना है, उसको एजुकेट करना है, हमें एक एंट्री बैरियर करना है कि भाई अगर कम से कम 10 लाख रुपए से कम की आपका मार्जिन है तो आप इस पर ट्रेड ना करें। लेकिन अगर हम कॉस्ट को बढ़ा देंगे तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन से जो मार्केट इंडिया में बनाई हुई है वो बाहर क्लाइम कर जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा पिछले 10 साल में बड़ा कंसेप्ट चलता था कि जो इंडिया की निफ्टी है ट्रेड इंडिया में होती है, लेकिन उसकी प्राइस सेटर कौन है, सिंगापुर। और सिंगापुर की निफ्टी का जो वैल्यू था चाहे इंडिया से ज्यादा हो गया था। और सर ऐसे में जब स्पेशली हम देख रहे हैं कि एफआईआईज बड़े पैमाने पर सेलिंग कर रही हैं, तो एफआईआईज को अट्रैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए तो कुछ अनाउंसमेंट बनती थी। बिल्कुल ठीक है। आपने लगता है कि इस बजट में जो कैपिटल मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं ढंग से हमें लगता है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए या हम उनको समझा नहीं पाए, या गवर्नमेंट के अपनी मजबूरी थी वो उन चीजों को समझ नहीं पाई। और कैपिटल मार्केट के लिए जो ये बजट है इसमें कोई रोशनी नहीं है, कोई पाथ ऑफ लाइट नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है। क्योंकि हमें चाहिए क्या था, हमें आज जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एफडीआई बढ़ानी है। बिकॉज जैसे हमने कहा कि हमारे 4 चैलेंजेस हैं और सेकंड चैलेंज सबसे बड़ा है पैसा नहीं है। और पैसा कहाँ से आएगा, चाहे एफडीआई से आएगा या एफएफआई से आएगा। एफएफआई भी कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, हमने उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया। हम ये चाह रहे थे कि शायद उनके सीकेवाईसी
में इजीनेस होगी, उनका कोई जो डिविडेंड का ट्रीटमेंट है, कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट है, या जो टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, वो कहीं ना कहीं उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि उनको टैक्स का बर्डन कम हो जाए और उनको लगेगा कि इंडिया में इन्वेस्ट अट्रैक्टिव मार्केट है, वापस खींच पाएंगे। तो अट्रैक्टिवनेस का कोई भी स्टेप इस मार्केट में नहीं किया गया। सर एक और मैं चीज पूछना चाहूंगी, पिछले 2 से 4 दिन में हमने देखा है कि कमोडिटी स्पेशली गोल्ड सिल्वर के दामों के अंदर काफी पहले तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर गए, फिर 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी करेक्शन आई, अभी भी इतने हाईली वॉलेटाइल चल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी शायद किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट आ सकती थी, शायद किसी बूस्ट करने के लिए आ सकती थी। गोल्ड सिल्वर के ऊपर तो सबको उम्मीद ही थी कि कुछ तो अनाउंसमेंट होगी, और उससे भी मुझे लगता है ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है फिलहाल आज मार्केट पे। देखिए जहां तक बुलियन मार्केट है गोल्ड एंड सिल्वर, वो मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल कमोडिटी है और इंटरनेशनल फैक्टर्स उसको गवर्न करते हैं। अगर गवर्नमेंट को उसमें मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, शायद वो अगर कुछ करते भी तो स्टेप कोई ज्यादा कारगर नहीं शामिल होता, नहीं उनको लगता, तो कोई एक इफेक्टिव डिसीजन गवर्नमेंट कर भी नहीं पाती। तो बट फिर भी हमारे पास काफी अल्टरनेटिव हैं जहां हम लोगों को गोल्ड को और बुलियन से दूर कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने ETF है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं कि अगर X प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो उसका हमारे पास अल्टरनेटिव भी है, हम उसको पेपर करेंसी भी ले सकते हैं, पेपर गोल्ड भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक गोल्ड खरीद लेते हैं तो इसका इकोनॉमिक इफेक्ट ये है कि जो हमारा रिसोर्स है वो प्रोडक्टिव से नॉन प्रोडक्टिव होल्डिंग में चला जाता है। अगर हम उस गोल्ड को ना रख के बैंक में FD रखते हैं, ऑफकोर्स इंटरेस्ट कम मिलता है, पर कम से कम एक हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट आने से हमारी इकोनॉमी को एक रिसोर्सेज मिलता है, रिसोर्सेज मिलने से ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, जो कि खाली गोल्ड में जाने से नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट चाहती तो एक उसको एक सिंबॉलिज्म स्टेप्स ले सकती थी, कहीं ना कहीं कस्टम ड्यूटी में या GST में, या इस तरह की कोई इंटेंशन दिखा सकती थी कि गवर्नमेंट इस चीज को स्टडी कर रही है और जल्दी एक हम स्कीम ला सकते हैं, मे बी गोल्ड बॉन्ड स्कीम, समथिंग लाइक दैट, कोई चीज और आ सकती थी जो लोगों को भरोसा दिलाता कि भाई अभी इस मार्केट में जो इतना स्पेकुलेटिव चल रहा है, उथल-पुथल है, इसमें कुछ दिनों के लिए रुक जाए, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उससे ये बहुत अच्छा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम स्टॉक मार्केट के लिए ये बजट बहुत फेवरेबल नहीं रहा। बजट फेवरेबल नहीं रहा, लेकिन फिर भी खासकर जहां तक मैं 3 चीजें जो थर्ड था कि मैन्युफैक्चरिंग पे मैं आपसे यही बोलने वाली थी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर काफी अच्छी अनाउंसमेंट हुई है। रेलवे पे थोड़ी अच्छी अनाउंसमेंट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ही उम्दा अनाउंसमेंट हुई है, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर इस बार खास ध्यान दिया गया है। तो इन 3 सेक्टर्स में आपको लगता है कि हाँ ये 3 सेक्टर के स्टॉक्स या ये कंपनीज किसी तरह मार्केट को वापस पुल कर पाएंगी? हाँ, इन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जब हम कोर ग्रुप को एड्रेस करते हैं, जब हम फंडामेंटल्स को एड्रेस करते हैं, तो एक्चुअली राइट करेक्शन तो है, राइट स्टेप्स भी हैं, बट उनका जो रिजल्ट है वो आने में बहुत टाइम लगता है। तो आज हमने सपोज बेसिक इंडस्ट्री पे एक स्टेप्स लिया, टूरिज्म में स्टेप्स लिया, तो उसका मुझे लगता है असर आते आते टाइम लगेगा। लेकिन दिस वाज द ओनली ऑप्शन। अगर हमें सरकार को इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, अगर ग्लोबल हमें फैक्ट्री में इसको आउटपुट बनाना है, अगर हमें चाइना के मुकाबले एक अल्टरनेटिव को सेटअप करना है इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रिसोर्स को दूसरे मार्केट से खराब कर रहे हैं। हम दोनों चीज भी कर सकते थे कि हम स्टॉक मार्केट को भी एक अच्छा इंसेंटिव देते, मैन्युफैक्चरिंग को भी देते, सर्विस सेक्टर को भी कुछ देते। अगर हम इसी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमेशा ही शॉर्ट होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम उनको कैसे एलोकेट करें, कैसे हम बैलेंसिंग करें, तो मुझे लगता है एक बेटर बैलेंसिंग पॉसिबल थी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अब जो फिलहाल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है उसको वापस ठीक होने में कितना समय लग सकता है, स्पेशली जब फिलहाल हमारी जो मार्केट है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर भी काफी, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा रिएक्ट कर रही है। कितना टाइम में आप वापस मार्केट को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं? हाउ लॉन्ग कैन इट टेक? देखिए इसको कहते हैं कि आग में घी डालना। एक मार्केट इंटरनेशनल टर्माइल से गुजर रही थी, आप टैरिफ वार देख रहे थे, कहीं पे भी फिजिकल वार हो रहा है, ऑयल वार हो रहा है, कमोडिटीज वार हो रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं जो वर्स्ट फेज ऑफ मार्केट हमने देखा है ये उस हिसाब से चल रही है।
और इस हालत में अगर हम एसटीटी को 250% बढ़ा देते हैं आग में घी डाल दिया। तो आग में घी डालने वाली बात हो गई। मुझे लगता है इस समय अगर हम इंसेंटिव नहीं दे सकते थे मार्केट को तो कम से कम अपनी Negative भी नहीं पॉलिसीज करना को चाहिए। नेगेटिव नहीं करना था, होल्ड रखना चाहिए था, वो भी कहीं ना कहीं चीज एक अच्छी हो जाती। लेकिन इस ढंग से एसटीटी बढ़ा के तो कुछ इस तरह का प्रदर्शन किया है जैसे सरकार इस मार्केट को अब चाहती ही नहीं। फेवर नहीं करती है। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच सर। और देखते हैं कि अब आने वाले समय में 1-1.5 हफ्ते के अंदर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है और हम फिर से एक बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलो, थैंक यू। कोई है? थैंक यू।